मॉम कैसी हो? फोन पर रीना की चहकती आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूं, पर तू बता कैसी है? मॉम वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपाता रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। मॉम हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दें तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे, तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा। बेटी तुम तो जानती ही हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्चा हुआ है। लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से सीमा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। कविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना, रीना ने तुरंत उत्तर दिया। रीना ने फोन रख दिया था। एक बार फिर कविता की आंखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्चा कहां से कर पाए हैं? यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहां फूल हैं वहां कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वे इन कांटों को सह पाएंगे? सोचते हुए कविता ने एक लंबी सांस ली। विनीत ऑफिस तथा सीमा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ नहीं था, आठ वह सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यही व्यतीत होता है। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा क्रोशिये का काम भी किया करती है। अपनी बनाई चीजों से घर को सजाना उसकी हॉबी है। सामने पार्क है, हरियाली तो मन मोहती ही है। पार्क की चहल पहल में वह न केवल अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, वरन अकेलापन भी नहीं महसूस होता है तथा काम भी हो जाता है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मार काट तथा उठापटक वाली राजनीति से भरे अखबार में भी उसका मन नहीं लगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न में वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उनकी आंखों के सामने उड़ उड़कर उसे बेचैन करने लगे। रीना और सीमा उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही है। चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश भ्रमण के टूर, उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी, फिर भी अफसोस नहीं हुआ, वरन यह सोचकर खुश होती रही कि वह अपना कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रही है, जिसके कारण उसकी बच्चियां स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में पल रही हैं। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती हैं। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। वर्षों बाद जब एसी खरीदने का विनीत का मन बना, तब पहला एसी भी उसने रीना और सीमा के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह न आए कि ममा पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदवा दी थी, जिससे वे ठीक से पढ़ पाएं, वरना कहीं ऐसा न हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में साइकिल से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगे।
वह सोच नहीं पा रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो रीना उसे समझाना ही नहीं चाह रही है। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग को पूरा करते समय यह एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज की उसने मांग की है, क्या वह उसके के लिए आवश्यक है या वह दूसरों की देखा देखी उसको लेना चाह कर रहा है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वे अपनी अनुचित मांगों पर अंकुश रख सकें। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही रीना और सीमा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्मकेंद्रित होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उसकी सहमति की मुहर लगवाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पर वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती गई कि वे अभी बच्ची हैं। अगर वे अपनी मांगे उसके सामने नहीं रखेंगी तो और किसके सामने रखेंगी। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उससे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद जिसका पूरा करना उस समय उसके लिए संभव नहीं होता था, वह उन्हें यह कहकर समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इस समय तो यह संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे, या थोड़ी बहुत जो बचत कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, या हमारा जो है वह तुम दोनों का ही तो है। इस पर वे कहती, ममा, अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करवा दीजिए न, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो भी या न हो। उनके असहयोगात्मक रूख देखकर उनकी खुशी के लिए विनीत मन मारकर सेविंग में से पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे, पर अब लग रहा है कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता था। वे यह नहीं सोच पाती थीं कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीमा छोटी होने के बावजूद भी रीना की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि रीना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। कविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हैं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं देती। घर के काम में माँ का हाथ बंटाती हैं, पर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। रीना सीमा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। रीना जहां पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती, वहीं सीमा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग्स की कई प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी गई थीं। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती कि उसके पास बैठने या बातें करने का भी उनके पास समय नहीं रहता था। उसके पास आती भी तो सिर्फ काम से या जब उन्हें पैसे चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद रीना ने दिमाग अच्छा पाया था, आठ पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टरी की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दम्भी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकली नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी कविता उसकी इस आदत पर टोकती तो विनीत कहते, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी, कहना चाहकर वह नहीं कह पाती थी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है? वह तो सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती ही जाती है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर विनीत कहते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। वे खुश तो हम खुश। पैसों का क्या, वह तो हाथ का मैल है, जब है तभी तो खर्च कर पा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतनी कि वे दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही थीं। उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल लड़के और लड़कियों में। व्यर्थ ही लोग लड़की होने पर मातम मनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़े ही हैं।
रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के पश्चात नवीन पसंद आया। वह भी डॉक्टर था। स्वप्नों को पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घर वालों ने भी रीना को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी। आथ कविता और विनीत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह और विनीत विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि रीना आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैड, आपने इसमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है। हाँ, 56 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिएगा, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब रीना का सारा समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का जोड़ा उसने 50,000 का पसंद किया। गहने और सामान तो ठीक है, पर पूरी जिंदगी में 4-5 बार से अधिक न पहने जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च करना कविता के संस्कारी मन को चुभा। न चाहते हुए भी कविता के मुंह से निकल ही गया, बेटा, लहंगा कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, कोई दूसरा देख ले। तुम भी माँ, विवाह आखिर एक बार ही तो होता है। मुझे तो यही पसंद है। देखो, पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेनुइन जरदोजी वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े के पश्चात साड़ियां भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियां देने की बात कही तो पहले वह तुनकी, फिर यह कहते हुए मान गई कि तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियां तो कभी कभी ही पहनूंगी। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जीन्स टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट तो हैं तुम्हारे पास, वही ले जाना, कविता ने कहा। ममा, ये सब तो पुराने हैं। पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें बाद में ले जाऊंगी। बात तो उसकी ठीक ही थी। आथ उसने कई जोड़ी मनपसंद सलवार सूट भी खरीदे। उसके बाद मैचिंग चूड़ियों, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पर्स और चप्पलों का दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का लिया। कविता को लग रहा था कितना अंतर आ गया है। आज और कल में एक उनका समय था जब विवाह में लेन देन की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थीं, लेकिन आजकल वे इसमें खुलकर हिस्सा ही नहीं लेती, वरन अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फेर बदल भी करवाने में भी नहीं हिचकती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उनकी जागरूकता है या लोलुपता। रीना की फरमाइशों को सुनाकर विनीत भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत योजनाबद्ध रूप में प्लानिंग की थी, पर रीना की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफी खर्चा हो गया था तथा इसी बीच सीमा के इंजीनियरिंग में आने कारण उसकी फीस के साथ हॉस्टल का खर्चा भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनकी कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उनको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। रीना के विवाह पर होते खर्च को देखकर कविता को ये महसूस हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है, विवाह में भी खर्चा करना ही पड़ता है। लड़के के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की के विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। शायद इसीलिए लड़की के होने पर